नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सुरेंद्र शास्त्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्तनी के विषय में पढ़ेंगे। वर्तनी क्या है, वर्तनी की परिभाषा क्या है, वर्तनी के प्रमुख नियम हैं, किस प्रकार की प्रमुख नियम क्या है, किस प्रकार की हम अशुद्धियाँ वर्तनी से संबंधित कर सकते हैं और करते हैं, और अंत में हम अशुद्ध और शुद्ध शब्दों के बारे में जानेंगे। तो वर्तनी से संबंधित विस्तृत ज्ञान अर्जित करने के लिए मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्पेलिंग, SPELLING। क्या कहेंगे? स्पेलिंग। वर्तनी की परिभाषा क्या है? किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति या ढंग को वर्तनी कहते हैं। जो शब्द में अक्षर आते हैं, अक्षर जो आते हैं किस प्रकार के मात्राओं सहित उनको कहने या लिखने की रीति या ढंग वर्तनी कहलाती है। हम उसको किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, उस ढंग को या उस रीति को वर्तनी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्तनी का सीधा सीधा संबंध हमारे उच्चारण से होता है। वर्तनी का संबंध सीधा हमारे उच्चारण से होता है, क्योंकि हिंदी भाषा को जैसा हम उच्चरित करते हैं, जैसा हम उच्चारण करते हैं, जैसा हम हिंदी भाषा को बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं। अगर हम उच्चारण में अशुद्धियाँ करेंगे तो लिखने में भी अशुद्धियाँ होंगी, तो लिखने में भी अशुद्धियाँ होंगी। दूसरी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांस आदि है, उनमें लिखित और मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता है। लिखित और मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता है। वर्तनी के प्रमुख नियम क्या हैं? वर्तनी के सबसे पहला नियम है, बीच की पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय, बीच की पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय उनका अगला भाग काट दिया जाता है। पाई क्या होता है? पाई होता है एक खड़ी रेखा, इस प्रकार इसको हम पाई कहेंगे। जैसे क है तो क का जो बीच वाला भाग है, एक जो कि खड़ा डंडा है, इसको पाई कहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है? बीच की पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय उनका अगला भाग काट दिया जाता है। जैसे ये बीच की पाई वाला है क, फ, तो इस प्रकार के जो व्यंजन हैं, जब उनको किसी अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उनका ये भाग काट दिया जाता है, ये भाग इनका कट जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है रफ्तार, क्या दिया है? रफ्तार। इस प्रकार से ये भाग इनका कट जाता है। दूसरा नियम क्या है? बिना पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय हलंत का प्रयोग किया जाता है। जिनमें पाई का प्रयोग नहीं होता है, एक सीधी रेखा का प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है? हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत कोई भी जो वर्ण है, जो व्यंजन है, उसके नीचे प्रयुक्त किया जाता है, उसके पद में, उसके पाँव में प्रयुक्त होता है। जैसे जो द है, द, यहाँ पाई तो नहीं है, इसलिए हलंत के रूप में इनके नीचे इसको आधा दर्शाने के लिए हलंत लगा दिया जाता है। जैसे विद्या, खट्टा, चिन्ह इत्यादि। तीसरा नियम है, खड़ी पाई वाले व्यंजन से उनका संयुक्त अक्षर बनाते समय पाई हटा दी जाती है। अगर कोई खड़ी पाई वाला व्यंजन है तो उनका जब संयुक्त अक्षर बनाया जाएगा, संयुक्त का मतलब क्या है? जोड़कर, जब जोड़कर
कोई भी संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो पाई हटा दी जाती है। जैसे उच्चारण है उ, च, आ, र और ण। इसमें जो चो की पाई थी, चो की जो पाई थी ये हटा दी गई है। उसी प्रकार से अन्य में जो न की पाई है, इसी प्रकार से न प्रयोग किया गया है। इसकी जो ये पाई है ये हटा दी गई है। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन में उनका संयुक्त अक्षर बनाते समय पाई हटा दी जाती है। उच्चारण अन्य। आगे है र व्यंजन का प्रयोग। र को हम किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। वर्तनी से संबंधित अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हम कर देते हैं। र व्यंजन का प्रयोग स्वर सहित र बिना पाई वाले वर्ण के साथ इस रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? जैसे इस प्रकार का कोई वर्ण अगर है, व्यंजन है, तो उसके नीचे र का प्रयोग होता है इस प्रकार से। जैसे राष्ट्रीय में है, ड्राई क्लीनर है, ड्रामा है, जो इस प्रकार के क्या कहते हैं व्यंजन है बगैर पाई वाले, तो वहाँ नीचे इसका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से। ये र ही होता है और उसके नीचे जैसे ट है, ट के नीचे लग जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ड के नीचे लगेगा ड्रो, ट के नीचे लगेगा ट्रो। इसके बाद है स्वर सहित र पाई वाले वर्ण के नीचे इस प्रकार प्रयुक्त होता है। जैसे ये पाई वाला व्यंजन है, क्योंकि ये पाई है इसलिए इसको पाई वाला व्यंजन कहते हैं। पाई वाले व्यंजन के साथ क्या लिखा है? स्वर सहित, अर्थात जिसमें स्वर हो उस प्रकार का र वो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ये हलंत होगा। जब र इसमें जुड़ेगा तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा प्रो। जैसे प्रकार है, प्रचार है। ग है आगे, ग में श, ह और द के साथ स्वस्वर र इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। जैसे समुद्र, ह्रास, श्रवण। समुद्र, ह्रास और श्रवण, जो श है और र है ये दोनों मिलकर श्र बनाते हैं। श्र। पांचवा है आगे नियम, रि का प्रयोग वर्णों के पैर में होता है। जैसे वृक्ष है, ये रि का प्रयोग है। वृक्ष है, तृण है, और इसी प्रकार अन्य जो अक्षर है हमेशा ही इसका प्रयोग नीचे होगा, पाई के साथ होगा। आगे है श के साथ रि का प्रयोग किया जाता है तो श का रूप परिवर्तित हो जाता है और क्या बन जाता है? इस प्रकार से प्रयोग हो जाता है। जब श का रि के साथ प्रयोग किया जाता है तो इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। श्रृंगार। आगे हम करेंगे पंचमाक्षर संबंधी नियम। वर्ग में आपने वर्गीय व्यंजन पढ़े होंगे। वर्गीय व्यंजन क से लेकर म तक, क, च, ट, त, प, ये वर्ग हैं। एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है।
तो उनके नियम क्या हैं? पहला नियम है, अगर क ख ग घ से पहले बगैर स्वर वाले गो का प्रयोग हो, बगैर स्वर वाले, अर्थात इस प्रकार हलंत गो का प्रयोग अगर किया जाता है तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे पंख और संगति। इस प्रकार से अगर कहीं पर पंचम अक्षर का पंचम वर्ण का यहाँ पर प्रयोग हो और यहाँ पर उसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो ये जो अंगो है ये अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार रूप में बदल जाता है। दूसरा नियम भी इसी प्रकार का है, चो छो जो झो से पहले अगर स्वर वाले गो का प्रयोग हो, बगैर स्वर वाले यों का प्रयोग हो, तो उसका भी अनुस्वार रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे चंचल चो य चो ल, ये पंचम वर्ण है और यहाँ पर इसी वर्ग का वर्ण दिया गया है, तो ये क्या होगा, पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा चंचल। आगे है, अगर ट ठ डो और ढ हो और उससे पहले इसी वर्ग का पंचम वर्ण स्वर रहित प्रयोग किया जाए तो वो भी अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कंठ लिखा है इसमें, कंठ, इसको हम लिखेंगे कंठ। झंडा, झंडा को लिखेंगे झंडा। इसके बाद पांचवा नियम, प फ ब भ से पहले यदि इसी वर्ग का पांचवा वर्ण प्रयुक्त हो तो वह अनुस्वार रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे संबंध, तो इसको लिखेंगे संबंध। और दूसरा दंभ है, दमभ, ये पंचम वर्ण है और ये इसी वर्ग का वर्ण है, तो इसको लिखेंगे दंभ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्ग में से अगर पंचम वर्ण का बीच में कहीं प्रयोग होता है और उसके बाद उसी वर्ग का कोई भी वर्ण प्रयुक्त होता है तो वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। कौन? पंचम वर्ण, जो पांचवा वर्ण है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। आगे है, अगर वर्ग का पंचम वर्ण संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाए तो वह अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता। संयुक्त रूप में का अर्थ क्या है? अगर पंचम वर्ण 2 बार आता है, न म और य इत्यादि, तो क्या होगा, वो अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा, उसका अनुस्वार नहीं होगा। क्योंकि पहले नियम में क्या था कि अगर यहाँ पर पंचम वर्ण है और यहाँ पर उसी वर्ग का कोई भी वर्ण है तो ये अनुस्वार में बदल जाता था, इसको अनुस्वार में बदल देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर पंचम वर्ण दिया हो, पंचम वर्ण का जोड़ा हो, तो वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा, अनुस्वार में उसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे सम्मान में म पंचम वर्ण है लेकिन ये 2 बार आया है, तो जो पहला है वो आधा प्रयुक्त होगा और जो दूसरा है वो तो स्वर के साथ है ही। सम्मान
और जैसे प्रसन्न है, इसमें भी जोड़ा है, नो का जोड़ा प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी अनुस्वार में नहीं बदलेगा, उसी रूप में रहेगा। अगर अंतस्थ व्यंजन य, ल, व से पहले स्वर रहित पांचवा वर्ण आए तो वह अनुस्वार में नहीं बदलता। य, ल, व, ये ध्यान रखना है, य, ल, व ये कहीं पर है और इनसे पहले पांचवा वर्ण प्रयुक्त अगर होता है, पांचवा वर्ण अगर प्रयोग किया जाता है, तो वो पांचवा वर्ण अनुस्वार में नहीं बदलेगा, जैसा वो है वैसा का वैसा रहेगा, वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे जन्य, य से पहले पंचम वर्ण आया है, वो उसी रूप में है, उसको अनुस्वार रूप में नहीं बदला गया है, जैसा वो है वैसा का वैसा यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, प्रयोग किया गया है। और समन्वय समन व और य, व से पहले पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। व्याकरण की सही जानकारी न होने के कारण निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिलती हैं, निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ हम कर देते हैं। जो ये अशुद्धियाँ दी गई हैं, इनका अध्ययन हम क्रमानुसार करेंगे। पहले अ से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे, और मुख्य ही यहाँ पर हम जो अशुद्ध और शुद्ध शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है या अ से संबंधित अशुद्धियाँ, क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। या अ से संबंधित अशुद्धियाँ। प्यारे मित्रों, अशुद्धियाँ कई बार क्या होता है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है या जो बोली है उसका प्रभाव भी भाषा के ऊपर कई बार पड़ जाता है, और हम उसके अनुसार भी भाषा के जो शब्द हैं उनको अशुद्ध रूप से उच्चरित करने लगते हैं, अशुद्ध रूप से बोलने लगते हैं। उच्चारण का तो है ही, अगर हमारा उच्चारण सही नहीं है, उच्चारण हम सही नहीं कर पा रहे हैं, तो भी अशुद्धियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले हम अ और अ से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक तरफ शुद्ध अशुद्ध शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ शुद्ध शब्द दिया गया है। आगामी आगामी, अंत्याक्षरी अंत्याक्षरी, आवश्यकता आवश्यकता आवश्यकता, आविष्कार आविष्कार, आलोचना आलोचना, तत्कालिक तात्कालिक, आशीर्वाद आशीर्वाद, आधीन अधीन, हाथिनी हथिनी, बारात बारात। अब है ई और ई से संबंधित अशुद्धियाँ। ह्रस्व और दीर्घ इकार से संबंधित अशुद्धियाँ। इसलिए ईश्वर ईश्वर, मूर्ति मूर्ति, तीर्थ तीर्थ, पत्नी पत्नी, हानि हानि हानि, रचिता रचिता, नीरस नीरस, शीर्षक शीर्षक, श्रीमती श्रीमती, पूर्ति पूर्ति, परीक्षा परीक्षा, लीजिए लीजिए, कवयित्री कवयित्री, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब है ह्रस्व और दीर्घ उकार से संबंधित अशुद्धियाँ। ऊष्मा ऊष्मा, दूसरा दूसरा, धुआं धुआं, हिंदू हिंदू, पूज्य पूज्य, सिंदूर सिंदूर, गुरु गुरु, दोबारा दोबारा दोबारा, पशु पशु, मूल्य मूल्य। ऋ संबंधी अशुद्धियाँ। वृक्ष वृक्ष, ऋग्वेद
ऋग्वेद। मातृ श्रृंगार काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऋषि, श्रृंखला, संग्रहित, पैतृक। ए और ए से संबंधित अशुद्धियाँ ऐतिहासिक, पैदावार, पैसा, सैनिक, ऐनक, एक्ट, कैबिनेट, टैक्स, फेंकना। आगे है ओ और औ से संबंधित अशुद्धियाँ मनौती, मनौती, अक्षोहिणी, बौद्ध, प्रौढ़, औद्योगिक, न्योछावर, रोशनी, ज्योति। औद्योगिक, न्योछावर, अक्षोहिणी ये महत्वपूर्ण है। अनुस्वार, अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ गुंजन, दिनांक, कांच, सांड, अंगीठी, अंधा, आंगन, गंवाना, घंटी, सांस, मुंह। विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ प्रातःकाल, दुख, मनोस्थिति, प्रायः। ट और ठ से संबंधित अशुद्धियाँ घनिष्ठ, वरिष्ठ, पृष्ठ, षष्ठी, परिशिष्ट, अंत्येष्टि। आगे है र, ड़, ड, ढ और ड से संबंधित अशुद्धियाँ लड़ाई, लड़ाई, पीड़ा, कढ़ाई, पढ़ाई, ढेर, उमड़ना, चिढ़ाना, मेढक, चढ़, ढकना, सीढ़ियाँ, मातृभूमि। श और स से संबंधित अशुद्धियाँ सुपर्णखा, ये देखिए शूर्पणखा, शाबाश, आशा, शीर्षक, आविष्कार, राष्ट्रीय, प्रसाद, सुनसान, संतोष, कैलाश। प्यारे मित्रों, ये था हमारा विषय वर्तनी। इसके विषय में हमने पढ़ा वर्तनी क्या है, वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ, अशुद्ध और शुद्ध शब्दों के बारे में हमने जाना। प्यारे मित्रों, इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिला होगा। थोड़ा और अभ्यास कीजिए, क्योंकि जो भाषा है वो निरंतर अभ्यास से ही आती है। निरंतर अभ्यास करते रहिए और अभ्यास करने से ही आपकी जो वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर होंगी। आप शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना इसको सीख पाएंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और समझने की कोशिश की, इसके लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।